तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पूरा सोलेनोइड के ऊपर पीएचडी कर चुके थे। ठीक है, अच्छे से उसको समझना, कोई भी समस्या है अभी भी आ रही है तो उसको पूछो, पर आनी नहीं चाहिए, अब इतना अच्छे से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो लगभग एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, बस दो बचती हैं, एक सोलेनोइड, और उसमें भी सिर्फ इनफाइनाइट ही डिराइव हो पाएगा उससे। क्यों बताया था, सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए ही वो लगाते, लगा सबके ले सकते हैं, पर हम किसके लिए लगाते हैं, सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए। अब फाइनाइट में तो आपका लगातार चेंज हो रही है, इसलिए हम उसमें नहीं लगाते, इसलिए किस में लगाएंगे, इनफाइनाइट सोलेनोइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ACL की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सोलेनोइड। अब ये कौन सी एप्लीकेशन है, थर्ड फोर्थ जो भी है देख लेना। एक तो हम इनफाइनाइट वायर पढ़ चुके हैं, दूसरा हम शीट पढ़ चुके हैं, तीसरा होलो सिलेंडर, चौथा सॉलिड सिलेंडर, फिफ्थ हो सकती है। ठीक है, तो फिर से सिर्फ क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं बना रहा हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये डॉट भी हो सकता था, वो डिपेंड करेगा आपकी करंट किधर जा रहा है। ये डॉट कितनी होती है फील्ड, बोलो, पढ़ चुके हैं कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। बाहर होती है क्या, नहीं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको ACL लगाना है तो फील्ड किधर है ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, अदरवाइज B डॉट DL के बीच में एंगल आप नहीं निकाल सकते। मैं सिखा चुका आपको अच्छे से, ये छोटी छोटी चीजें समझा करो। और बाहर फील्ड कितनी होती है, 0, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंदर कितनी होती है वो हम मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल सकते हैं ACL का यूज करके। कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझो। किधर होगी फील्ड, आपको सबको पता है, फील्ड इस साइड होगी, सिखाया था। ऐसा करंट आ रहा है ना, इस साइड पूरे में यूनिफॉर्म होगी, बिल्कुल कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। देखो अब ACL से कैसे निकालते हैं, लगभग वैसे ही है जो हमने शीट के लिए सॉल्व किया था। ठीक है, ये सेंस मैंने ले ली लूप की, सो दिस इज बेसिकली योर एम्पीरियल लूप। क्या लिया मैंने, स्क्वायर लिया जिसकी साइड थी A, उससे फर्क नहीं पड़ता, ABC जो भी ले लो आपकी इच्छा। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD, तो लगाओ, बोलो, B डॉट DL ओवर द क्लोज लूप ABCD, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब फिर से सबको दिख रहा है सर, ABCD को जैसे शीट में किया था 4 टुकड़ों में तोड़ दो सर, AB के लिए अलग, ठीक, BC के लिए अलग, ठीक, CD के लिए अलग, ठीक, और सर DA के लिए भी अलग कर दो। चलो ठीक है, तीनों के लिए अलग कर दिया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब सर मुझे एक चीज और दिख रही है, ये सब कौन बोल रहा है, तुम लोग बोल रहे हो। मुझे एक चीज और दिख रही है कि सर DA के लिए भले ही इतने रीजन में कोई फील्ड नहीं है क्योंकि ये बाहर का रीजन है, पर सर इतने में तो फील्ड है, तो B डॉट DL कुछ तो हो सकता है, पर कुछ क्यों नहीं होगा DA पोर्शन के लिए, क्योंकि DL जब भी आप अंदर भी लोगे, चाहे इतने भी पोर्शन के लिए DL लोगे, तो DL वेक्टर ऐसा आएगा, पर फील्ड तो इधर ही है, फील्ड थोड़ी ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो BDL में एंगल कितना, 90, और सेम आएगा आपका BC के साथ, इतने में तो फील्ड है ही नहीं, तो B डॉट DL तो वैसे ही 0 हो गया। पर हाँ, इतने में हो सकता था B डॉट DL का कुछ ना कुछ वैल्यू, पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि DL ऐसा होगा और B ऐसा है आपका, तो किसके लिए कैंसिल हो गया आपका, BC के लिए 0 हो गया, DA के लिए 0 हो गया। क्यों 0, ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर। सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, बाहर के लिए तो B है ही नहीं आपका। कौन बचा अब, CD और AB। क्या CD के लिए वैसे ही 0 दिख रहा है B डॉट DL, क्यों, क्योंकि सर CD के लिए तो फील्ड है ही नहीं बाहर, क्योंकि CD मतलब बाहर का पोर्शन, बाहर फील्ड होती ही नहीं है, तो CD के लिए भी B क्या हो गया आपका, मतलब ये B डॉट DL क्या हो गया, 0, बिकॉज B इज 0 CD पोर्शन के लिए। तो सिर्फ क्या बचा आपका, B डॉट DL ओवर द क्लोज लूप AB, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। सर अब तो हम अपने आप ही कर लेंगे ये सब, कैसे, AB के लिए सेंस आपने ऐसी मानी है ना, आप उल्टी भी सेंस मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DL ऐसा, देखना अब ध्यान से, मजा आने वाला है। DL ऐसा, B ऐसा, दोनों में एंगल 0, तो B डॉट DL BDL बन जाएगा। पर क्या पूरे के लिए B सेम हर जगह, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और लगाते हैं हम सिमेट्रिक सिस्टम के लिए, तो B बाहर, अंदर क्या बचा, DL AB के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ठीक, चलो सही है। B इंटू DL का इंटीग्रेशन, क्या AB का लेंथ कितना है, A, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज ध्यान से सुनना, छोटा n क्या था इसका, नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ। अब मुझे बताओ इस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया? क्या जो इतना होगा आपका? कितना है वो करंट? क्या इतने पोर्शन के अंदर कुछ टर्न्स होंगे आपके? बिल्कुल होंगे। कितने टर्न्स होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना? एन। मतलब पर यूनिट, मतलब एक मीटर के लिए कितने टर्न्स है? एन। तो इस ए के लिए कितने होंगे? एन ए। सो म्यू नॉट इंटू एन ए, ये नंबर ऑफ टर्न्स आए आपके, इंटू आई, क्योंकि एक में आई करंट है तो टोटल करंट कितना? एन ए नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक में करंट आई, तो एन ए आई। अरे आया, ए से ए गायब, बी कितना आया? म्यू नॉट इंटू एन आई। क्या यही हम पढ़ चुके हैं? बिल्कुल। अरे आया, तो आ गया आपका म्यू नॉट इंटू एन आई। अब आधे बोलेंगे सर अगर हम इसमें लूप की डायरेक्शन उल्टी ले लेते तो बी डॉट डी एल में तो एंगल 180 हो जाता, तो ये तो माइनस साइन आ जाता हमारा, है ना? तो उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, वैसे कोई ऐसा पूछेगा नहीं, वो मैं अपने ही उससे बोल रहा हूँ कि शायद किसी को ऐसा डाउट अगर आ जाए, वैसे आएगा नहीं। ए बी सी डी ए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसा सेंस ले रहे हैं, वो तो आपकी इच्छा है ना, आप कैसे सेंस ले रहे हैं, है ना? तो सर अब तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये स्टेप सेम, सर ये भी स्टेप सेम, क्यों? एडी के लिए अभी भी जीरो, सीबी के लिए अभी भी जीरो, क्योंकि बी डी एल परपेंडिकुलर, और डीसी के लिए तो वैसे ही जीरो, पर अभी नाम बदल जाएंगे, ये अब डीसी हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है ना सबको, सेंस ऐसी ले ली। अच्छा तो बचेगा कौन? फिर से बचेगा आपका बी ए, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल फॉर बी ए बचेगा सिर्फ, और फील्ड अभी भी किधर होगी? ऐसी, क्योंकि टर्न तो ऐसे ही आ रहा है ना आपका, देखो करंट ऐसा आ रहा है ना, ठीक है? अच्छा तो म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज, सर इससे तो आपकी बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्यों? क्योंकि जब आप सर अब डीएल लोगे तो डीएल आपका ऐसा, बी आपका ऐसा, दोनों एंटी पैरेलल, तो हो जाएगा माइनस बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज। तो ये तो बी माइनस में आ गया आपका, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने देखो सेंस अब ऐसी ली है, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर? अंदर, तब अंदर का करंट आपको पॉजिटिव लेना, पर आपका ये करंट कौन सा है? बाहर, तो बाहर का करंट क्या लेना है आपको? नेगेटिव, तो आई एनक्लोज्ड भी नेगेटिव के साथ आएगा, वापस वही। यहां पे क्यों नहीं ऐसा किया? क्योंकि आपने सेंस ऐसे लिया, फिंगर्स को कर्ल करो बाहर, तो बाहर का करंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही तो लिया, सिंपल। अरे आया, चलो मजा आ गया। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, एक टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जल्दी जल्दी करते हैं उसको भी। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, ठीक है? तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। अब एप्लीकेशन नंबर क्या है वो देख लेना, ड्यू टू अ टोरॉइड, ठीक? तो टोरॉइड कैसा होता है पहले तो वो समझो। एकदम सोलेनोइड जैसा ही है, बस इसका ऐसा सर्कुलर शेप में हमने टर्न करवाया। कैसे? ठीक है, अब ड्राइंग तो मेरी जानते ही हो तुम लोग कैसी है, तो अपने से अच्छा बना लेना। अब यहां से ऐसा आ जाएगा, दिख रहा है? चलो जैसा भी बना है काम चला लेना, ड्राइंग की क्लास थोड़ी ना है ना। देख लेना, ठीक है? चल, तो ये इसको टोरॉइड बोलते हैं। अब ये कैसा है वो समझ में आ रहा है आपको? फील कर पा रहे हैं थोड़ा? ये है आपका करंट, मतलब ये ऐसा है, ऐसा
ऐसा, जब ऐसा सर्कुलर में करते हैं हम उसको टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट में कैपिटल आर आएगा ये इसकी एवरेज रेडियस है। सो कैपिटल आर इज बेसिकली एवरेज रेडियस, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये रेडियस कुछ और है आपकी और ये बड़े वाली कुछ और है, तो आर आपकी एवरेज रेडियस है, ठीक है। तो फील्ड कहाँ कहाँ होगा? अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं जैसे हमने सोलेनोइड का बनाया था, ताकि आपको थोड़ा मजा आए देखने में। क्रॉस सेक्शनल व्यू थोड़ा समझने की कोशिश करना, वैसे समझ जाओगे अगर आप सोलेनोइड का समझ गए हो तो, ठीक है। देखो, करंट बाहर जा रहा है और उधर अंदर आ रहा है, इधर अंदर आ रहा है मतलब ये मैंने बना दिया क्रॉस। फील कर पाए क्रॉस सेक्शनल व्यू? सोलेनोइड में भी हमने ऐसे ही किया था। और इधर से निकल रहा है, देखो ना ये ऐसा, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा डॉट, ठीक है। आया समझ? सो दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? ये क्रॉस क्यों बना, डॉट क्यों बना? करंट उल्टा ले लेते, ये ऐसे ले लेते, ये ऐसे ले लेते, तब ये डॉट हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, वो तो सिंपल। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या अंदर कोई फील्ड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर मतलब यहां की मैं बात कर रहा हूं, पूरे रीजन की। देखो ना, ये ऐसा बनाया मैंने और ये ऐसा बनाया, ठीक है। मतलब ये फील्ड सिर्फ इस रीजन में आएगी आपकी, मतलब इस रीजन में। ऐसा क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। अंदर क्यों नहीं फील्ड, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है सर। अंदर जब हम लूप लेंगे, ठीक है, तो जब हम बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज लिखेंगे, तो आई एनक्लोज अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, करंट यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये अंदर जाता हुआ ये बाहर आता हुआ, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है। समझ पा रहे हो? तो अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, जब आप एम्पीरियल लूप लोगे तो अंदर करंट ही नहीं है, तो अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, तो इनसाइड फील्ड कितनी? जीरो। अच्छा, बाहर होगी क्या? बाहर भी नहीं। बुक में डायरेक्ट लिखा होता है कि क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ नहीं जा सकती। क्यों? टर्न्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, वो लॉजिकल है, वो भी समझ सकते हो कि ये जो टर्न्स हैं ये आपके बहुत क्लोजली पैक है। तो सोच के देखो, टर्न्स क्लोजली पैक है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा ही नहीं सकती, और फील्ड लाइंस बाहर नहीं गई तो बाहर कोई फील्ड भी नहीं होगी आपकी। और मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है? जब आप एम्पीरियल लूप लोगे, तो जब आरएचएस में म्यू नॉट आई एनक्लोज लिखोगे, अब आई एनक्लोज्ड में बाहर का करंट भी है और अंदर का भी, और जितना ये बाहर का करंट है उतना अंदर का करंट, तो नेट एनक्लोज करंट कितना? जीरो। इसलिए बाहर भी फील्ड जीरो, अंदर भी। मतलब बाहर मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा प्रॉपर शेप, तो यहां के किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो और अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो। तो सिर्फ फील्ड कहां होती है? यहां पे, इस रीजन में, इस रीजन में। कितनी होती है वही हमको निकालना है। एकदम सेम रिजल्ट आएगा जो सोलेनोइड का आया था, ठीक है। कितनी होती है? चलो, कितनी होती है देखो। करंट किधर है आपका? अंदर। देखो अब ध्यान से समझना, फील लेना, अंदर करंट, ठीक। इस पॉइंट पे फील्ड देखते हैं किधर है, ये पॉइंट मतलब यहां कहीं, ठीक है। करंट अंदर, ये नीचे की तरफ। तो क्या मेरा लूप ये लेना सही रहेगा? सही है। और ये क्या है आपका? कैपिटल आर। यही देखो ना, ये सिंपल। तो दिस इज योर लूप। सेंस क्या ले ले? ये ले लो या उल्टी ले लो, वो आपकी इच्छा है। ये मैंने क्यों ली? क्योंकि इसमें बी डी एल में एंगल जीरो दिखेगा आपको। क्यों? करंट अंदर, आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स को एक्सटेंड किया, पाम नीचे आ रही है। या यहां के पॉइंट पे देखो, करंट अंदर, आर वेक्टर को इधर की, मतलब फिंगर्स को आर वेक्टर की तरफ, पाम ऊपर आ रही है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर लूप। अब लगाओ, खत्म का सवाल। B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। बोलो अब, क्या पूरे लूप के लिए, ये लूप दिख रहा है सबको, हमारा एम्पीरियल लूप, इस लूप के लिए बोलो बी डी एल कहीं भी देखो तो बी नीचे, कैसे समझ में आया? पाम रूल से। डीएल सेंस मैंने ऐसी ली है, तो डीएल बताओ यहां पे क्या होगा? ये भी नीचे होगा, देखो ना ऐसे। तो बी डीएल में एंगल 0 डिग्री। अब आगे कर लोगे ना, बी बाहर, क्योंकि पूरे लूप के लिए सेम। डीएल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। डीएल का इंटीग्रेशन बोलो 2 पाई कैपिटल आर, वेर कैपिटल आर इज एवरेज रेडियस, उसी को मैंने लूप ले लिया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड क्या है? बाहर वाला करंट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि लूप ऐसा है। तो अंदर कौन सा करंट? ये वाला दिख रहा है। और क्या पॉजिटिव लेना? बिल्कुल, क्योंकि आपने साइंस ऐसे लिया तो अंदर का करंट पॉजिटिव। कितना करंट?
तो अब इसमें डिफाइन होगा कैपिटल एन। लेंथ कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टन्स। सोलेनोइड में भी था ये, पर मैंने उसमें स्मॉल एन भी डिफाइन किया था, टोटल नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टन्स कितने हैं? ये एन, ऐसे ऐसे एन टन्स आपके पास। एक से कितना करंट जा रहा है? आई। तो टोटल ये करंट कितना होगा? एन इंटू आई। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। सिर्फ कौन से रीजन में होगी? इस रीजन में। क्या पूरे में सेम? बिल्कुल। कितनी? म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। इसलिए एवरेज रेडियस डिफाइन की जाती है, ताकि फील्ड की वैल्यू आप चेंज मत करो, ठीक है। और ये बहुत छोटा रहता है आपका, इसलिए आप यूनिफॉर्म। आधे लोग सोचेंगे सर इसके थोड़ा सा आगे फील्ड चेंज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत छोटा रहता है आपका, क्लोजली पैक रहता है आपका, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत छोटा होने की वजह से आप इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे सब पे फील्ड सेम मान सकते हैं और ये मान सकते हैं। वेयर आर इज एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड, ठीक है। अब इसी को बहुत बुक में आपको इस रिजल्ट को थोड़ा उसने मॉडिफाई किया है, एकदम सोलेनोइड जैसा बनाया है। कैसे? इस बी को उसने लिखा म्यू नॉट आई कैपिटल एन बाय 2 पाई आर। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टन्स। 2 पाई आर क्या है? टोटल एन दिख रही है, 2 पाई आर। तो ये बेसिकली क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, विच इज स्मॉल एन, जो मैंने वहां पे लिखा था। तो ये आपका म्यू नॉट एन आई आ गया। तो सेम एज ऑफ सोलेनोइड, पर इसका जो स्मॉल एन होगा वो क्या होगा? कैपिटल एन बाय 2 पाई आर। वो समझ में आ रहा है? वेर कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टन्स, कैपिटल आर एवरेज रेडियस। आया फील? चलो, तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ खत्म। तो हमने बर्ड्स-एवर्ट्स भी पढ़ लिया अच्छे से, एम्पियर सर्किटल भी पढ़ लिया अच्छे से, और मुझे लगता है कि अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या, ठीक है। अगर है अभी भी तो पूछो, पर मैंने अपनी तरफ से एक लेक्चर एक्स्ट्रा ही गया है इसमें, इतने लेक्चर नहीं लगने चाहिए थे। 4 मैंने उसको आपको 5 लेक्चर दिए थे शायद, 5 या 6, ठीक है, पर इसमें 7 लग गए। आज 8वां थोड़ा सा भी चला गया इसमें, ठीक है। पर हाँ, समझ में आना चाहिए। मेन हमारा है एक लेक्चर, 1-2 ज्यादा भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कर लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सोलेनोइड पे उतने नहीं बनते हैं, टोरॉइड पे नहीं बनते, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। पर हाँ, थियोरी के क्वेश्चन सोलेनोइड पे आ सकते हैं, इसलिए मैंने उस पर लगभग 1 लेक्चर लगाया है, समझ रहे हो। और एडवांस में तो क्वेश्चन आ ही सकता है सोलेनोइड का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेंडर वाले किए थे, ठीक है। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था वो, तो जिसका आ गया था तो उसका आंसर बता दिया था मैंने, पर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसका। तो अब अच्छे से फील्ड के सारे रिजल्ट्स, सारे कंसेप्ट्स, सारे फॉर्मूला वो आपको अब आने चाहिए, सारी डेरिवेशंस एडवांस वालों को आनी चाहिए, कैसे यूज करना है, कैसे डीएल क्रॉस आर से करना है, पाम रूल से करना है, या कर्लिंग ऑफ फिंगर से सर्कुलर में करना है, कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। और क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हो ना तो ज्यादा बेटर समझ में आता है और ज्यादा आसान भी लगता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ये ओरिजिनल जो बनता है उससे क्रॉस सेक्शनल बनाओगे तो ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो मैंने सिलेंडर भी आपको क्रॉस सेक्शनल बना के दिखाया, सोलेनोइड भी है ना। सिलेंडर देखो ना, मैंने ऐसे से, इतना अजीब लग रहा था ये कि करंट अंदर भी है सॉलिड के लिए, इसको बेटर है ऐसा बना लो ना, कितना अच्छा लग रहा है, समझ में भी आता है कि हाँ सर ये ऐसा सिलेंडर है, अंदर करंट जा रहा है, तो इसमें कितना अच्छा लगता है ना। बस ऐसा करो, आर की तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो, पाम आपको डायरेक्शन बता देती है। कितना आसान था, क्वेश्चन भी किया था इसका, ठीक है। तो थोड़ा विजुअलाइज करो इस चैप्टर में, विजुअलाइज करोगे तो आपको हर चीज आसान लगेगी इस चैप्टर में, पर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल जाने वाली है, ठीक है। चलो, तो फाइनली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स का सेक्शन। फील्ड का सेक्शन खत्म, ठीक है, पर फील्ड का भी यूज होगा, ऐसा नहीं है बिना फील्ड के फोर्स कैसे आएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो 2 लेक्चर लगने वाला है, 2.5 भी लग सकता है आपका, पर हाँ मतलब वर्थ होगा 2.5-3 लेक्चर जो हम देंगे, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हेडिंग डालो, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स पे अब पीएचडी करते हैं हम, किधर लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है लगने के बाद, उस पे अब पूरी पीएचडी करेंगे अगले 2.5-3 लेक्चर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स वो हमने आधे लेक्चर में कर लिया था, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो एकदम बच्चों वाली चीजें हैं, जिधर फील्ड उधर फोर्स। तो क्या करवा देगा, एक्सिलरेट करवा देगा। कितनी एक्सिलरेशन, क्यू ई बाय एम। तब उसमें कुछ भी सवाल पूछ ले,
समझ रहे हो कि ऐसे छोड़ दिया, फील्ड इधर है तो इस फील्ड की वजह से एक्स में भी एक्सीलरेशन आ जाएगी, तो उसका पाथ कुछ पैराबोलिक हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो उसमें तो एकदम बच्चों वाली चीजें थी, एकदम बेसिक जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हो, तो उसमें तो मैंने आधे लेक्चर में ही आपको पूरा बता दिया था। पर हाँ, इसमें हम 2.5-3 लेक्चर लगाएंगे, क्योंकि ये एक अलग चीज है जो आज तक आप नहीं सीखे हैं, तो अच्छे से विजुलाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मजा आने वाला है, आप ध्यान देना। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग पे वापस जाते हैं। जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने एक चीज देखी थी कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो करता है, तो इसकी वजह से P पे फील्ड, मतलब P पे अगर कोई चार्ज है, सपोज Q चार्ज जो कि रेस्ट पे है, तो हमने एक चीज देखा, ये Q चार्ज रेस्ट पे ही रहता है, मैंने बताया भी था। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन हमने देखा था कि क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, नो डाउट, चार्जेस घूम रहे होंगे आपके, नो डाउट। ठीक है ना, मतलब एक क्रॉस, मतलब इतनी लेंथ को किसी टाइम में चार्ज क्रॉस करके जा रहे होंगे, नो डाउट, सबको समझ में आता है वो बात। पर ये जो वायर है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। और आपको एक चीज पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, अगर ये वायर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज की वजह से आती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऑब्वियसली इस क्यू चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो समझ में आता है कि हाँ ये रेस्ट पे होगा आपका। समझ में आ रहा है? पर मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर मैं इसी सेम करंट कैरिंग वायर आई को रखता हूं, अभी भी अनचार्ज है, न्यूट्रल है, और इस क्यू चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे देता हूं, रेस्ट पे रहता तब कोई फोर्स नहीं लगता इस पे, क्यू चार्ज को कुछ वेलोसिटी देता हूं, तो मैं एक चीज देखता हूं, मैंने लिखवाई भी थी कि ये जो क्यू चार्ज है, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में उठता है वो फोर्स किसकी वजह से आया, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस रीजन में है ही नहीं, क्योंकि ये अनचार्ज है, न्यूट्रल है। तो एक नई फील्ड हमने वहां से देखी कि वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वहां से हमने एक चीज देखी, मैंने लिखवाई भी थी, उसको वापस मैं बताता हूं क्योंकि टॉपिक हमारा वही है। क्या? अ मैग्नेटिक फील्ड exerts force ऑन अ मूविंग चार्ज, रेस्ट चार्ज के ऊपर कभी फोर्स नहीं लगाती मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे लगाती है, मूविंग पे भी, रेस्ट पे भी। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, तो उसी की तरफ वो भागने लगता है। ये सब क्वेश्चन हम बच्चों वाले कर चुके हैं उसमें। अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है, पहले से ही मूव कर रहा है और फील्ड इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, पर मैग्नेटिक फील्ड की खासियत है कि रेस्ट चार्ज के ऊपर कभी फोर्स नहीं लगाती, ये सिर्फ फोर्स लगाती है उस चार्ज के ऊपर जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कितना लगाती है वही हम पढ़ेंगे, किधर लगाती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब आंखें, दिमाग, सब कुछ एकदम खुला रखो। ठीक है, चलो, तो यहां तक समझ में आ गया था। ये चीज हम पहले ही डिस्कशन कर चुके, दिख रहा है सबको अच्छे से? अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, एक मूविंग चार्ज के ऊपर क्या एक्सर्ट करती है? फोर्स। चलो अब देखो ध्यान से, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करती है अब वो देखते हैं। देखो, सो बेसिकली किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है b मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड का, लेट अस से इट इज Fm, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है अभी, वो हम पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वो फोर्स दिया जाता है इस खूबसूरत फॉर्मूले से, विच इज q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सबको ये अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैं बीच में बता भी चुका हूं आपको कि हम ये पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे अब ये। ठीक है, सो बेसिकली दिस एफ एम वेक्टर, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। सो दिस एफ एम वेक्टर इज मैग्नेटिक, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, and this v is basically velocity and this b is magnetic field. ठीक है, अच्छा, अब क्या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डायरेक्ट कितना था? Q इंटू ई वेक्टर, तो जिधर E था उधर ही आपका फोर्स था, इसलिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते थे। अब आप रिलेट कर सकते हैं यहां पे। पर इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों नहीं बोले थे वहां पे? क्यों? क्योंकि देखो, फोर्स की वही डायरेक्शन नहीं है जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, बल्कि इनफैक्ट
फोर्स वेक्टर की वो डायरेक्शन है जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है। q चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, v उसकी वेलोसिटी, b जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, fm उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, सो fm वेक्टर हैज डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसलिए मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो आप ये चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में बर्ड सेवर्ट्स में क्रॉस आया, यहां क्रॉस आएगा, एक दो लेक्चर के बाद फिर से क्रॉस आएगा आपका, ठीक है। सो एफ एम वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ v क्रॉस b, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को देखो, मैग्नेटिक फील्ड को देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जो डायरेक्शन बताएगा वही डायरेक्शन होगी एफ एम वेक्टर की, ठीक है यहां तक, ठीक। एक दो और इंटरेस्टिंग चीजें अगर हम देखें तो क्या दिखती है हमको, ध्यान से समझना। अब यहां से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी अच्छे से। दो इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता है तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर एफ एम वेक्टर वी क्रॉस बी से मिलता है तो एफ एम वेक्टर वी के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी, क्योंकि अगर सी वेक्टर ए क्रॉस बी है तो सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। तो सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है चार्ज पे, वो उस चार्ज की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो बेसिकली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मतलब क्या है, कुछ ऐसा, सपोज फील्ड अंदर है, ऐसी मैं अभी बता रहा हूं, डिटेल में तो अभी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। फील्ड अंदर की तरफ है, ये क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है, पूरे इतने रीजन में फील्ड है और अंदर की तरफ है, ठीक। कोई क्यू चार्ज ऐसा मूव कर रहे वी वेलोसिटी से, तो अब मेरा सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी चर्चा नहीं हो रही है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, पर अभी अगले एक दो लेक्चर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। फिर उसके बाद हम देखेंगे सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुई इस रीजन में तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर वो भी देखेंगे हम, ठीक है। चलो अब आओ, वापिस आओ, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओ वापस। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज क्यू को आपने v वेलोसिटी से राइट में भेजा, तो क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किधर लगेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दिखाओगे आप v क्रॉस b से, ठीक। आता ही है अब ये सबको, देखो v क्रॉस b, तो v है आपका ये जो मैंने ब्लैक से दिखाया, b अंदर की तरफ जो मैंने रेड से दिखाया, v क्रॉस b, v से b की तरफ थंब आ रहा है ऊपर, तो फोर्स लगेगा ऊपर, मतलब ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एम वेक्टर, ठीक। यही तो खासियत है, एफ एम वेक्टर वी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बी के परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में कैसे आएगा, वो वी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यही बोलती है आपकी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी के आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एफ एम वेक्टर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल तो इधर ही मूव कर रहा है, तो क्या ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इधर ही शो कर रहा है, सोच के देखो, जब पार्टिकल राइट की तरफ मूव कर रहा है तो जो छोटी ds डिस्प्लेसमेंट शो करेगा वो भी तो राइट में करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स, बिल्कुल। तो मतलब यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई, बिकॉज एफ एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, so fm vector must also be perpendicular to small displacement vector, where ds vector is basically small displacement। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसी तो हो रही है जैसे जा रहा है वैसी, देखो ना ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ऐसी तो हो रही है, तो उसके भी परपेंडिकुलर है हमारा, बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट मुझे समझ में आया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो अब चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो इसका जो वर्क होगा, ये चार्ज जब ds डिस्प्लेसमेंट किया उसमें जो वर्क होगा किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, वो कितना होगा। क्या वर्क होता है एफ एम वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बिल्कुल। क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो वर्क कितना आ गया आपका 0। मतलब अब मजेदार चीज जो आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठानी है वो क्या है कि एक मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। मतलब QE वाला जो फोर्स है वो वर्क परफॉर्म करता है, क्यों,
क्योंकि वो जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में होता है, तो ऑब्वियसली एफ डॉट डी एस जब करोगे तो वो एफ डी एस बन जाएगा, तो वो वर्क परफॉर्म करता है, और वर्क परफॉर्म करता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो हमने देखा था, सोच के देखो। अगर आपको पुरानी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की याद है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में राइट डायरेक्शन में है और कोई चार्ज आपका रेस्ट पे है, तो क्या वो रेस्ट चार्ज ऐसा एक्सिलरेट करने लगता है फील्ड की डायरेक्शन में? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, क्यूई। तो एक्सिलेशन आती है क्यूई बाय एम। क्या उसकी वजह से उसकी स्पीड जीरो से इंक्रीज होती है लगातार? तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है आपकी, समझ रहे हो? और वर्क पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क पॉजिटिव, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी आपकी। अब ये सब तो आता ही होगा यार आपको, वर्क एनर्जी पावर पढ़ चुके हो। पर इसमें एक मजेदार चीज क्या दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कोई वर्क ही नहीं करता है आपका। मतलब क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो चार्ज की छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होती है, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है एफएम, वो उस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क परफॉर्म्ड बाय दैट फोर्स मस्ट बी जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में वर्क एनर्जी पावर में। तो अगर ये जीरो है तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होगी? जीरो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो पार्टिकल की जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल की, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इतनी बड़ी डिस्कशन का ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली है, एचसीवी, इरोडोव, सबके न्यूमेरिकल्स में, आईआईटी, नीट, सबके न्यूमेरिकल्स में। क्या क्या स्टेटमेंट है कि कभी भी मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। पहली चीज तो वो फोर्स लगेगा किस पे? एक मूविंग चार्ज पे, रेस्ट चार्ज पे तो कभी लगेगा ही नहीं। और मूविंग चार्ज की स्पीड अगर पहले से v है तो वो स्पीड चेंज नहीं होगी। मतलब ये जो स्पीड v है, ये पाथ भले ही इसका चेंज हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं घूमता रहेगा, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है ना, तो अभी मैं वो भी सिखाऊंगा, ये पाथ ऐसा हो जाएगा आपका, सर्कुलर करेगा। अब पूरा सर्कल करेगा कि आधा, वो डिपेंड करेगा कि फील्ड कितने रीजन में, वो अलग बात है, वो थोड़ी देर बाद आएगी। पर जब ये ऐसा मोशन करेगा, मोशन ऐसे क्यों करेगा वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हर चीज यही चीजें तो समझनी है इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। पर एक चीज मैं देखूंगा कि यहां पे अगर उसकी स्पीड v है तो यहां पे भी उसकी स्पीड v होगी, यहां पे भी उसकी स्पीड v होगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता है। सही है? तो पॉइंट क्या है? स्टार लगा के लिख लेना, जितने भी बने, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट लिखना है, फिफ्थ लिख लेना। क्या? अ मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज स्पीड ऑफ अ चार्ज। किसी चार्ज की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है सर स्पीड ही चेंज नहीं कर रहा तो चेंज क्या कर रहा है? वो चेंज करता है डायरेक्शन। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल v स्पीड से राइट में भाग रहा है, ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्या हर बार चेंज करेगा? वो भी डिपेंड करेगा कि फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड। वो डिटेल में सब वही तो पढ़ना है हमको इस सब में। धीरे धीरे आपको और परफेक्शन आएगा कि हाँ मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या है, वो सब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। पर अभी के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी भी चार्ज की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। क्या चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। कैन लिखा है मैंने ये भी, और ये मस्ट नहीं लिखा है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा ही करेगा। कैन चेंज, जैसे इसमें चेंज किया, सीधा जा रहा था, कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। पर क्या हर बार करेगा? वो जरूरी नहीं है, इसलिए कैन लिखा है मैंने। पर स्पीड तो कभी चेंज नहीं कर सकता। चेंज कर सकता है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड चेंज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कोई वर्क ही परफॉर्म नहीं करता, एज इट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। क्योंकि खासियत ही वही है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा याद रखो। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, एफएम वेक्टर की वही डायरेक्शन है जो किसकी है? v क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता ही है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगा ताकि आपको और वापस से क्रॉस प्रोडक्ट याद आ जाए। तो यहां से मुझे एक चीज दिखती है कि एफएम वेक्टर v के भी परपेंडिकुलर, b के भी परपेंडिकुलर, और v के परपेंडिकुलर तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds के भी परपेंडिकुलर, और उसके परपेंडिकुलर तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। वर्क एनर्जी में पढ़ चुके, वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, मतलब स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इतनी बड़ी डिस्कशन का मतलब क्या है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल कभी भी किसी
सॉरी, एक मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, वो कभी भी एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता है। तो क्या चेंज करता है? उसकी वेलोसिटी कर सकता है, मतलब वही हम पढ़ेंगे अब इसके आगे। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझो। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब? तो अपने शब्दों में अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा जीवन थोड़ा सा कठिन होने वाला है, तो ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा जीवन कठिन होने वाला है। चलो देखो ध्यान से, क्या है समझो चीजें। चलो अभी है हमारे पास 26-27 मिनट, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं V क्रॉस B से हम क्या समझ पाते हैं। देखो जैसे फील्ड अंदर है, ठीक, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, बोलो फोर्स किधर लगेगा? पहले देख लेते हैं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है कि नहीं, ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। ठीक, फॉर्मूला मैं सामने लिख दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है एफएम वेक्टर, दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। वो V के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो B के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। स्पीड को कभी चेंज नहीं करता। ये सब चीजें हम वापस भी रिवाइज करेंगे। देखो, क्या B अंदर, क्या V राइट में? V क्रॉस B जब आप करोगे ऊपर आएगा। क्या V ऐसा? अभी अभी तो सिखाया। V ऐसा, B अंदर, V क्रॉस B ऊपर, तो ये लगेगा आपका FM। अब सवाल उठता है क्या सर ये सीधा जाएगा? वही तो मैंने अभी अभी बताया, सीधा नहीं जाता है, ये अब चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, ऐसा करेगा। क्यों करेगा वो मैं समझाऊंगा, सर्कुलर ही क्यों करेगा वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, पर हर बार जैसे भी वो अपना पाथ बदले, मतलब ऐसा सीधा जाते जाते सपोज वो ऐसा भी हो जाएगा, पर क्या V वेक्टर अब ऐसा हो जाएगा? है ना, पहले V वेक्टर कैसा था? एंटर करते समय ऐसा, यहां पे V वेक्टर ऐसा, टेंजेंशियल, ऑब्वियस सी बात है। पर अभी भी FM क्या होगा आपका? V के परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा V के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर ही क्यों करेगा वो बाद का विषय है, बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, पर स्पीड क्या रहेगी? अगर यहां पे मैग्नीट्यूड V है तो यहां पे भी क्या रहेगा? V, क्योंकि ये स्पीड कभी चेंज नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजें समझो। कोई समस्या यहां तक? अच्छा, चलो फिर ये भी बता दो मुझे कि फील्ड अंदर है और चार्ज को हमने ऐसी वेलोसिटी दी है V। ठीक है, प्लस Q चार्ज है। बताओ अब निकाल लोगे? क्या करोगे? V क्रॉस B, V नीचे, ठीक है, B अंदर। करो V क्रॉस B, अरे करो। ठीक है, अब ऐसे तो मैं ऐसे दिखाई नहीं पाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे, मैं सीधा बताता हूं। V क्रॉस B, V नीचे की तरफ माइनस J क्रॉस B अंदर की तरफ माइनस K, माइनस माइनस प्लस J क्रॉस K आपका होता है I, मतलब फोर्स लगेगा ऐसा। दिस विल बी और FM वेक्टर। अरे आया? अरे आता है ना ये सब यार, ये सब तो अब आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, चलो फिर ये भी बता दो। फील्ड अंदर, ठीक, और ये चार्ज है इधर, पर ये चार्ज है माइनस Q, नेगेटिव चार्ज है। अभी तक मैं प्लस Q ले रहा था। ठीक है, और V वेक्टर की डायरेक्शन है जो मैंने ब्लैक से बनाई है। अब बताओ फोर्स किधर? क्या V क्रॉस B करेंगे? बिल्कुल करेंगे। V किधर है आपका? लेफ्ट की तरफ। B किधर आपका? बाहर, डॉट दिख रही है। करो V क्रॉस B, V से B की तरफ, क्या ऊपर? मतलब फोर्स किधर आएगा? ऊपर। दिस विल बी FM वेक्टर। पर ये गलत है। क्यों? अब आधो को दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, सर ने यहाँ प्लस Q लिया था, यहाँ माइनस Q, कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो अब ध्यान देना, क्या जब FM वेक्टर आप निकालोगे आपको चार्ज का भी साइन कंसीडर करना है। मतलब V क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन आएगी। समझ में आ रहा है? पर नेगेटिव पे उसके उल्टी डायरेक्शन आएगी। तो आपने जो अभी V क्रॉस B किया उससे फोर्स किधर आ रहा है? ऊपर, पर वो किसके ऊपर लगेगा? पॉजिटिव पे। पर मेरा चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो किधर आएगा आपका? नीचे। दिस विल बी FM वेक्टर। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो क्या पॉइंट है मैं दोनों लिख देता हूं। पॉजिटिव चार्ज पे अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो आपको V क्रॉस B से मिलेगी, ठीक, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कभी वो चार्ज पॉजिटिव दे देगा कभी नेगेटिव। तो आप V क्रॉस B से मत कर देना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग ही आप गलत समझोगे तो फिर तो पूरा आंसर ही गलत आएगा ना। वो आएगा माइनस ऑफ V क्रॉस B से। समझ में आ रहा है? सो इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, तो V क्रॉस B से जो आएगा उसका उल्टा कर दो, ये माइनस का मतलब है।
तो v क्रॉस b से किधर आ रहा था, ऊपर, पर ऊपर नहीं, उसका उल्टा कर दो नीचे। मतलब इस नेगेटिव चार्ज पे आउटसाइड ये जो फील्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ प्लस जेड की तरफ ये जो फील्ड है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा। एक दो और एग्जांपल लें, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, चलो एक दो और ले लेते हैं, फोर्थ। फील्ड अंदर, और ये ले लेते हैं वेलोसिटी उसकी, ठीक है, और चार्ज ले लेते हैं नेगेटिव। बताओ किधर, तो सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान दो, तो पहले तो v क्रॉस b से निकालो, कौन सी आएगी, v ऊपर मतलब प्लस j, जिसको ऐसा क्रॉस में दिक्कत होती है वैसे भी कर सकता है, क्रॉस b अंदर मतलब माइनस के, माइनस बाहर ले लो, j क्रॉस के i, माइनस i मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव x की तरफ फोर्स लगेगा। सही है, पर क्या वो सही डायरेक्शन, नहीं, वो पॉजिटिव के लिए सही है, पर मेरे पास कौन सा नेगेटिव, तो ये लगेगा फोर्स। सो दिस विल बी योर fm वेक्टर। सो fm मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एज वेल एज b। अब b के परपेंडिकुलर मतलब z एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो वो xy प्लेन में आ जाएगा, और वो कैसे आएगा, वो v के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये सब में तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। चलो, अब जैसे मैंने सबके लिए आपको शॉर्टकट बताए हुए हैं, पाम रूल, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, बर्ड्स एवर्ड्स का भी मैंने ऑल्टरनेटिव आपको बताया था, तो यहां पे भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। वो शॉर्टकट क्या है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी से करो। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से, जिसको अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही करो। v क्रॉस b से जो डायरेक्शन आएगी, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पर कुछ बच्चों को अगर उसमें डिफिकल्टी जाती है, जैसे इसको इमेजिन करने में कुछ बच्चे डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं कि सर v ऐसा, b अंदर की तरफ, v क्रॉस b, ठीक है, इसमें डिफिकल्टी कर सकते हैं, पर कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरी साइड से। अब मैं ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूं, पर मैं बता, ऐसा इमेजिन करना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये v है ऊपर की तरफ, b ऐसा अंदर की तरफ, जब आप v क्रॉस b करोगे ना ऐसा, v से b की तरफ, तो आपका थंब इधर आएगा, मतलब माइनस एक्स, वही तो आया था मेरा, पर वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, पर ये नेगेटिव है इसलिए प्लस एक्स। वो आपकी इच्छा, आपकी, आपको क्रॉस प्रोडक्ट से करना है तो उससे करो। पर हाँ, जैसे मैंने सबके ऑल्टरनेटिव बताए, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है वो ध्यान से समझो। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, जैसे मैं यही सेकेंड एग्जाम्पल वापिस लेके आपको दिखाता हूं। फील्ड अंदर की तरफ है, और ये आपका v, मतलब चार्ज को आपने नीचे की तरफ वेलोसिटी दी है। जब तक वेलोसिटी नहीं दोगे तब तक फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान देना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाती है। तो किधर लगेगा फोर्स, तो अल्टरनेटिव क्या, आप ध्यान से सुनना, अपने हाथ को, ये जो चार उंगलियां हैं आपकी, अपनी चार उंगलियों को v वेक्टर की डायरेक्शन में करो। ठीक, किधर करो, v वेक्टर की डायरेक्शन में, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड नहीं किया। और ये जो आपकी पाम है, ये पाम फेस होनी चाहिए b की तरफ। अपनी चार उंगलियां, सीधी उंगलियां v वेक्टर की तरफ करो, और पाम आपकी होनी चाहिए b वेक्टर की तरफ। क्या b अंदर की तरफ है, तो पाम ऐसी, ऐसा मत कर लेना, ऐसा मतलब पाम मतलब बाहर की तरफ आ रही है, मतलब फील्ड बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है ना फील्ड। हाँ, तो v की तरफ अपनी चारों उंगलियां करो, पाम को करो b वेक्टर की तरफ, थंब जिधर आएगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब इसमें थोड़ा अजीब है, मेरा हाथ पूरा नहीं मुड़ पाएगा। सो v की तरफ अपना हाथ किया, और फील्ड की तरफ अपनी पाम की, अंदर है फील्ड, तो आपका थंब इधर, इससे ज्यादा करूंगा टूट जाएगा मेरा हाथ, तो ये हो जाएगा आपका एफएम वेक्टर। हाँ, पर अगर ये नेगेटिव होता फिर से आपको उल्टा लेना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अप्लाई करके देखें, देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। v क्रॉस b से आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ करना चाहो तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, क्या v की तरफ अपनी चारों उंगलियां, बिल्कुल सर। पाम किधर, b की तरफ, क्या b अंदर है, तो पाम भी मैंने अंदर की है, बिल्कुल सही है। तो थंब किधर आया, लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगेगा, बिल्कुल, पर क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है इसलिए राइट की तरफ। तो ये है नया रूल। अब सबके मैंने ऑल्टरनेटिव बता दिया, आपकी जो इच्छा करे उससे कर लो। ठीक, इसमें भी वही है आपका। अब आधे बोलेंगे सर इतने नए नए रूल्स, आंसर सेम कैसे आ जा रहे हैं, हम चीजें तो अलग अलग कर रहे हैं, आंसर सेम, चीजें अलग नहीं कर रहे हैं, चीजें सेम ही है। ये ऑलमोस्ट वही है। उसमें हम क्या करते थे, पाम रूल में अंगूठे को आई की तरफ ले लेते थे और फिंगर्स को आर वेक्टर की तरफ, पाम डायरेक्शन बता देता, बस अब उल्टा कर दिया हमने। फर्क नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो, सब चीजें वही है, एक ही को दूसरे में कन्वर्ट किया है बस। इसमें लगा के देखो, v की तरफ अपनी चारों उंगलियां, पाम आपकी होनी चाहिए b की तरफ, क्या b अंदर है, तो पाम भी मेरी अंदर की तरफ इंडिकेट कर रही है, बिल्कुल सही है। तो थंब किधर, ऊपर, तो फोर्स ऊपर। ज्यादा इजी है ना, हाँ, तो इसी से करो। इसलिए मैंने बोला था कि ऑल्टरनेटिव जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू जो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे।
ठीक, तो रिवीजन हो गई आपकी कि कैसे V क्रॉस B से फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ पता करना है। अब उसमें चीजें क्या क्या आएंगी वो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूं। अब आपको यहां से मजा आने वाला है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ क्या ही फिजिक्स है। ठीक है, पर हाँ कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं कि क्या ही फिजिक्स है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से सीखना चाहते हैं फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको बहुत मजा आने वाला है जो आज और कल हम पढ़ेंगे, आज जो अगले 15-16 जो जितने भी मिनट है 16 मिनट। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। चलो देखो अब ध्यान से, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो सपोज आपकी मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म की कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके में क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इक्वल स्पेसिंग क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है पूरे रीजन में, कितना मैग्नीट्यूड है? बी, पूरे रीजन में फील्ड है, मैंने सिर्फ इतने में बनाई है, पूरे रीजन में फील्ड है। क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को मैंने वी स्पीड दी राइट डायरेक्शन में, जिधर फील्ड है उधर ही स्पीड। मतलब पहला केस मैं क्या पढ़ रहा हूं, केसेस से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीजें हो रही हैं। पहला केस मैं बोल रहा हूं v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, दिख रहा है सबको? v भी मैंने x की तरफ दिया, b भी मैंने x की तरफ लिया। b अंदर भी हो सकता था पर वो आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने जो केस लिया वो क्या है, v और b आपस में पैरेलल है। एंटी पैरेलल भी एक ही केस है। एंटी पैरेलल में मतलब आपने क्या किया, q को v इधर दिया आपने, b उधर है, तब एंटी पैरेलल हो जाएंगे, पर फर्क कुछ नहीं है। अच्छा, अब सवाल उठता है क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? चेक करते हैं। क्या मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स वो कितना होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। अब ये कितनी सिचुएशंस में जीरो हो सकता है? ये 3 सिचुएशंस में जीरो हो सकता है। कौन कौन सी? 3 नहीं बल्कि 4 बोल सकते हो। या तो मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स कैसे होगा। दूसरी चीज, उसकी वेलोसिटी ना हो, मतलब वो रेस्ट पे हो, वो भी मैं सीख चुका हूं कि रेस्ट चार्ज के ऊपर वो कोई फोर्स ही नहीं लगाता है। ठीक है, केवल जब v होगी तभी आपका फोर्स होगा। तो दो सिचुएशन, या तो फील्ड ही ना हो तो फोर्स कहां से होगा मैग्नेटिक फील्ड का, या आपकी स्पीड ही ना हो उस चार्ज पार्टिकल की, मतलब वो रेस्ट पे हो, तब फोर्स जीरो। तीसरा, v और b में एंगल अगर जीरो हो जाए, क्या v क्रॉस b है? v क्रॉस b है तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे बोलो? fm वेक्टर का मैग्नीट्यूड q एज इट इज a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा। तो बोलो fm का मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है? व्हेन साइन थीटा इज जीरो। सो इफ fm इज जीरो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होता है? इतना मैथ आता होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा किसके बीच में एंगल? v और b में, मतलब v b के क्या होना चाहिए? पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो v और b इस केस में मैंने क्या लिया, फर्स्ट केस में सबसे सिंपलेस्ट केस है इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नाम दिया। v और b में एंगल कितना है? जीरो, क्योंकि दोनों x डायरेक्शन में है। तो v और b में अगर एंगल जीरो है तो q इंटू वी क्रॉस बी जब आप करोगे तो क्या वो जीरो आएगा? बिल्कुल आएगा जीरो। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का? जीरो। अब आधे बोलेंगे सर एक सिचुएशन और है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है। इतने खुराफाती लोग भी हो सकते हैं। क्या सिचुएशन? सर क्यू ही जीरो हो जाए तो एफ एम भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा उन्होंने। क्यू जीरो मतलब चार्ज ही नहीं है आपके पास, तो फिर पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? ठीक है, चार्ज ही नहीं है तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? ठीक है, ऐसे ट्रैक पे भी बहुत लोग जा सकते हैं। अच्छा, तो मुझे अब एक चीज समझ में आ गई कि केस वन में व्हेन v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब योर मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मतलब ये चार्ज कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा है। तो सवाल उठता है फिर सर क्या होगा? तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना? कैसे? जब v और b आपस में पैरेलल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगेगा, वो मुझे समझ में आया। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि थीटा जीरो है। तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं, स्पीड तो वैसे भी चेंज नहीं करता, फोर्स लगे या ना लगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं करवा सकता। तो फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। मतलब इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसा आपने भेजा वैसा का वैसा ही चलता रहेगा थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई वहां पे वो एग्जिट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। किस स्पीड से? मान लो यहीं पे खत्म हो गई सपोज, तो ये v स्पीड से ही एग्जिट करेगा आपका। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि स्पीड तो वैसे ही चेंज नहीं हो रही है। पहली बात तो फोर्स ही नहीं है,
सही है। फोर्स होता भी तो स्पीड तो चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो सकती थी, जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करके कुछ तो सर्कुलर करता, जो मैंने बताया था। वो कब करेगा, वो अभी अगला केस देखेंगे। पर इस केस में कोई चांस ही नहीं है आपका, है ना। क्या, अब ये सीधा ही निकल जाएगा, बिकॉज फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है आपका। सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस व्हेन v वेक्टर इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द b वेक्टर। ठीक है। सेकंड केस इसके बाद जो आता है, योर वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से समझना, अब इसमें मजा आएगा आपको, चीजें अब सीखना अच्छे से। v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो सबसे सिंपल समझते हैं। अब देखो, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। पर फील्ड है किधर, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट भी बना सकते हो आप, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखना, मजा आएगा। इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, ये तो सीधा सबको दिख रहा है ना, इसमें तो बिना कुछ सोचे ही समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आपकी v स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, तो इसका पाथ कैसा होगा, स्पीड्स पे क्या फर्क पड़ेंगे, स्पीड तो खैर चेंज होती नहीं है आपकी, डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेंगे, मतलब कैसा पाथ लेने वाला है, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, कैसा लेने वाला है वो देखेंगे। और इसके रिजल्ट्स कुछ आएंगे, दिख रहा है ना सबको, हाँ, तो इसके रिजल्ट्स कुछ आएंगे, वो रिजल्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से। सो फोर्स इज गिवन बाय q इंटू वी क्रॉस बी, डायरेक्शन किससे, जो v क्रॉस b किया, उसका मैंने ऑल्टरनेटिव भी बताया। तो पहले देखते हैं फोर्स होगा किधर, v की तरफ अपनी चारों उंगलियों को करो, पाम आपकी b की डायरेक्शन में होनी चाहिए, b अंदर, तो पाम अंदर दिख रहा है, तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर। सो fm वेक्टर क्या ऊपर आएगा, बिल्कुल सर। अच्छा, तो fm की खासियत है वो v के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और b के भी, दिख ही रहा है मेरे को। ये fm क्या है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फोर्स की वजह से क्या ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल। आपकी कोई चीज ऐसे जा रही है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऐसी थोड़ी ना चलता रहेगा वो, कि अपना पाथ चेंज करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से सुनना, पहले मैं पाथ बना देता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बना। इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा, सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर। कब करेगा, वेन एवर वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ दिख रहा है सबको, ठीक है। इस केस में कैसा पाथ आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन पाथ, विदाउट चेंज इन स्पीड। स्पीड तो खैर इसमें भी चेंज नहीं होगी। अब सवाल उठता कि सर ये सर्कल ही क्यों किया, अब वो ध्यान से समझना। ठीक है, ये मैं क्रॉस हटा देता हूं यहां का, सर्कल ही क्यों किया है वो समझना। सर्कल में अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, अगर आपने सर्कुलर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको एक चीज पता होगी, सपोज कोई पार्टिकल ऐसा वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये नीचे स्पीड उसकी कुछ v है, तो क्या कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ होता है, उसके सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, जो उसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल। क्या यहां पे वो काम ये एफएम कर रहा है, बिल्कुल। और आपको एक मजेदार चीज बता, तो एफएम जिधर पॉइंट होगा, उसी लाइन पे आपका उस सर्कल का सेंटर होगा। देखो, वी बी अंदर, थंब किधर, ऊपर, मतलब इस लाइन के अलोंग ही आपका सेंटर होगा, यहां कहीं। सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज का जो सर्कुलर पाथ होगा उसका सेंटर होगा ये। ठीक है, कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, इस एफएम की लाइन को एक्सटेंड करो, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब जैसे थोड़े टाइम के बाद वो यहां पे आ गया, अब बताओ वी वेक्टर किधर है आपका, ऑब्वियसली है। स्पीड चेंज होगी क्या, नहीं, यहां पे अगर v है तो यहां पे भी v ही रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। याद, अब रिलेट कर सकते हो आप वहां से, क्यों, क्योंकि ये याद करो, जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता था, वो क्यों करता था, क्योंकि जो फोर्स सेंटर की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में 90 डिग्री बनाते थे, इसलिए उसकी स्पीड चेंज नहीं होती थी। सेम फंडा यहां पे, क्योंकि हमेशा एफएम वेक्टर को v के परपेंडिकुलर होना, ड्यू टू दिस रिजल्ट, एफएम वेक्टर शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। वो तभी पॉसिबल है जब वो सर्कल में घूमेगा। आया समझ। अब यहां पे एफएम वेक्टर किधर होगा, v क्रॉस b, v की तरफ अपनी चारों उंगलियां लेके जाओ, पाम को b की तरफ, पाम अंदर, तो थंब ऊपर, मतलब ये हो जाएगा आपका एफएम। दिख रहा है ये। अब ये दोनों फोर्सेस जहां पे मिले, ये स्टार्टिंग में मैंने बनाया और ये मैंने किसी बीच के पॉइंट पे बनाया, तो जहां पे मिलेंगे
वो आपका सेंटर बनेगा सर्कुलर पाथ का। आया समझ अब? हाँ, अब ये रेडियस कितनी होगी वो बात की बात है, वही रिजल्ट आपको याद करने हैं। पर क्या स्पीड चेंज होगी? नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ऐसा सर्कल करेगा। क्या हमेशा सर्कल करेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा फील्ड कितनी है। सोचो, सोच के देखना कि आपकी फील्ड ये यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, ऐसी बता रहा हूं। वैसे मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा कि आज तो नहीं हो पाएगा, यहाँ है ही नहीं, और आपकी फील्ड बस यहां से यहां तक है, इतने रीजन में, इस डी रीजन में। तो सोच के देखो, जब आपने चार्ज को एंटर करवाया वी स्पीड से, ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा, तो ये सेंटर होगा उसके सर्कल का। पर क्या वो पूरा सर्कल कर पाएगा? नहीं, तब वो कुछ ऐसा करेगा। दिख रहा है आपको? ऐसा। बस उसके बाद तो फील्ड ही नहीं है ना, तो इतना पार्ट थोड़ी ना कर पाएगा। हाँ, तो जैसे आया था वी स्पीड से, वैसी है वी स्पीड से बाहर, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी आपकी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? कितना एंगल घूमा? अभी तो जैसे पूरा, अगर फील्ड पूरी है, पूरे रीजन में है, तो पूरा सर्कल घूमेगा, मतलब 360 डिग्री घूमेगा। पर जरूरी है कि फील्ड पूरे रीजन में हो? नहीं, जैसे इसमें है ना। तब क्वेश्चन कैसा आता है एडवांस लेवल के? कितना एंगल घूमेगा। एचसीवी में क्वेश्चन भरे हुए मिलेंगे आपको, पर हाँ नीट में उतना नहीं पूछता। पर हाँ नीट वालों को एकदम बेसिक, जो जितना मैं बताऊंगा उतना उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात की बातें कल हम पढ़ेंगे कि कितना एंगल घूमेगा जब फील्ड उतनी सफिशिएंट नहीं है, रीजन में फील्ड उतनी सफिशिएंट नहीं है। अभी अभी मैं जो फील्ड ले रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मतलब वो पूरा सर्कल घूम सकता है। सर्कुलर ही क्यों किया वो समझ में आ गया? तो क्यों किया मैं लिख देता हूं नीचे, एज एफ एम वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, सो पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल विल बी सर्कुलर। और ये कब? क्या ये हमेशा? नहीं, पहले केस में तो है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है पहले केस में। तो ये कब होगा? वेन एवर वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। कंप्लीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन की फील्ड कितनी है आपकी। मजा आ रहा है? बहुत मजेदार टॉपिक है, मतलब आपके एकदम दिमाग की नसें खुल जाएंगी, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मजेदार है ऐसा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब सवाल उठता है, सर ये रेडियस कितनी होगी, एक सर्कल घूमने का टाइम पीरियड कितना होगा? इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, और नीट में बस इतने पे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी मैंने जो बताया कि फील्ड अगर सफिशिएंट नहीं है, तब ये कुछ आर्क घूमेगा या सेमी सर्कल घूम सकता है, कंप्लीट तो घूम ही नहीं पाएगा क्योंकि फील्ड उतनी सफिशिएंट नहीं है। तो कितना एंगल आपका टर्न करेगा ये, मतलब फील्ड के अंदर कितना एंगल ट्रेवल करेगा, समझ रहे हो? ये सब एडवांस लेवल, मेंस लेवल का हो जाता है। नीट में क्या पूछता है कि अगर फील्ड सफिशिएंट है, क्योंकि 99% क्वेश्चन उसके आते हैं कि फील्ड पूरे में, पूरे रीजन में है, मतलब सफिशिएंट फील्ड है, तब आपका क्या पूरा सर्कल घूम जाएगा? बिल्कुल। तब पूछता है कि इस सर्कुलर पाथ की रेडियस बताओ, टाइम पीरियड बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, या फ्रीक्वेंसी बता दो। ठीक है, वो सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब मैं डिराइव करवा रहा हूं क्योंकि 4-5 मिनट बचा, तो अब यही हो पाएगा। कल पढ़ेंगे कि अगर फील्ड सफिशिएंट नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, या वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल को आपने किसी एंगल पे फेंक दिया, तब पाथ कैसा होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, वी और बी में परपेंडिकुलर लिया या पैरेलल लिया। ठीक है, अब थोड़ा और मुश्किल भी करेंगे आगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां तक। अब मुझे एक चीज पता चल रही है कि ये जो दोनों एफएम की अगर हम एक्सटेंड करते तो जहां मिलेंगे वहीं सेंटर बनेगा, तो मैंने वो भी मैंने बता दिया। वी क्रॉस बी से थंब जिधर आएगा उसी लाइन के लॉन्ग सेंटर बनेगा उसका, उस सर्कुलर पाथ का। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? आर, मतलब ये डिस्टेंस आपका आर है। अब ये कितनी होगी, अब ध्यान से सुनना, डिराइव करने जा रहा हूं मैं। सो क्या ये जो एफ एम वेक्टर है सेंटर की तरफ है? ठीक है, मतलब एज एफ एम वेक्टर इज टूवर्ड्स द सेंटर, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब दिस एफ एम मस्ट बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। और वो सेंट्रीपिटल कितना होगा? मान लो इसका मास m है, सो एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर सर्कुलर पाथ की रेडियस, v उसकी स्पीड, स्पीड थोड़ी चेंज हो रही है। एफ एम कभी भी स्पीड चेंज नहीं करता, ध्यान देना। एफ एम q इंटू वी क्रॉस बी, दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। v क्रॉस b, क्या v और b आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों में एंगल 90, तो v भी sin 90, sin 90 इज 1, सो दिस विल बी qvb, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। एक v से v मर गया, सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv बाय qb। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पता नहीं कितने अनगिनत सवाल इसके मिलेंगे आपको पास्ट ईयर में। So radius of the circular path of a charged particle in a uniform magnetic field is given by mv by qb, और वो तभी करता है when v vector is perpendicular to b vector। पैरेलल हुआ तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है आपका। ठीक है, m क्या है? चार्ज पार्टिकल का मास, v क्या है? उसकी स्पीड, q क्या है? चार्ज उसका, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गई। क्या है फर्स्ट डेरिवेशन? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेकंड, टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा आपका? सो टी इज बेसिकली, बोलो, एक सर्कल का टाइम पीरियड ना, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस, स्पीड कितनी? v। सो कितना हो गया बोलो? 2 पाई आर की वैल्यू डाल दो, एम वी बाई क्यू बी अपॉन वी, वी से v मर गया, सो दिस इज 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब ये रिजल्ट याद रख लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड सेकेंड रिजल्ट टाइम पीरियड, कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करेगा, 2 पाई एम बाय क्यू बी। थर्ड इसमें पूछ लेता है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाय टाइम पीरियड, उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी क्यू बी बाय 2 पाई एम। फोर्थ पूछ लेता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, पता है सबको, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, सो 2 पाई बाय टी विच इज 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी क्यू बी बाय एम, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अपने शब्दों में लिख लोगे, फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो रेडियस की है, सेकंड टाइम पीरियड, मतलब ये जो पूरा चक्कर लगाया है इस फील्ड के अंदर, जरूरी नहीं है हमेशा पूरा चक्कर लगाए, पर इस केस में जब फील्ड सफिशिएंट है, पूरे रीजन में फील्ड है, तब पूरा लगा देगा। तब टाइम पीरियड कितना लगेगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये टाइम पीरियड कौन सा है? एक कंप्लीट सर्कल का। कल हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरा सर्कल नहीं करा, कुछ आर्क घूम रहा है, तब टाइम इससे तो छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा? दैट विल बी क्यू बी बाय एम, सब याद रखो। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दैट विल बी टाइम पीरियड का उल्टा क्यू बी बाय 2 पाई एम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पक्का? चलो, तो यहां तक अच्छे से नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में फोर्स का सेक्शन खत्म हो जाएगा, या उससे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब 9th 10th लेक्चर तक आपका खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से इसको समझो, कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, तो उसको पूछो। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और मजा आना चाहिए, मतलब फील आनी चाहिए अंदर से कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। ठीक है, चलो।